हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिमरन। तो हम एक बिल्कुल ही न्यू और बिल्कुल ही फ्रेश पार्ट के साथ वापस आ गए हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के। तो अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या क्या हैं ऑन द बेस, हमने उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने क्यों बिजनेस ऑनर को बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंस अरेंज करना होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक टॉपिक तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस को अरेंज करने में काम आते हैं। और बिजनेस ऑनर के लिए ये दोनों सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करने से पहले वी शुड नो कि शेयर्स होते क्या हैं। अब कंपनी को जितनी कैपिटल अरेंज करनी होती है, जो कैपिटल होती है कंपनी की, वो उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है। उन छोटे यूनिट्स को हम शेयर्स कहते हैं। जैसे कि मान लो आपको 1 लाख चाहिए, ठीक है, 1 लाख आपको अरेंज करना है, तो आपने क्या करा, इस 1 लाख को 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया एट 10 ईच। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स आप मार्केट में निकालने के लिए रेडी हो और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो द पर्सन हु वुड बी इंटरेस्टेड इन योर कंपनी टू इन्वेस्ट हिज और हर कैपिटल और हिज और हर मनी वुड परचेज योर शेयर्स। तो वो बंदा आपके सीधे सीधे शेयर्स खरीदेगा। जो इन शेयर्स को खरीदता है, जितने लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं, वो बन जाते हैं आपके शेयर होल्डर्स। तो ये लोग कौन है? आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो भी आपके इन शेयर्स को बाय करेंगे या परचेज करेंगे। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई यार, शेयर्स क्या होते हैं और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे नोटेड है, वन इज इक्विटी शेयर एंड द अदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते हैं। अब इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एक बिजनेस ऑनर के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। क्योंकि इक्विटी शेयर्स में ना आप अपनी कंपनी के जितने शेयर्स हैं वो आप शेयर होल्डर को दे रहे हो। अगर आप उसको शेयर होल्डर को वो शेयर्स दे रहे हो, आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो वो 10,000 शेयर्स अगर आप शेयर होल्डर को दे रहे हो तो आप उनको एक ऑनरशिप दे रहे हो। दे आर गेटिंग द ऑनरशिप। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं बिजनेस फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। अब क्या है, इसमें जो डिविडेंड मिलता है ना, इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो डिविडेंड उनको आफ्टर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, आफ्टर पेइंग लोन्स और आफ्टर पेइंग द अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर्स, इनको ये डिविडेंड दिया जाता है। अब ये ना प्राइमरी रिस्क टेकर्स होते हैं, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्राइमरी रिस्क टेकर्स होते हैं। प्राइमरी रिस्क टेकर्स क्यों होते हैं? वो प्राइमरी रिस्क टेकर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ना अगर कंपनी के पास उनको देने के लिए डिविडेंड है तभी उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर नहीं है, कंपनी अगर लॉस में चली गई या आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड ऑल उनके पास पैसा नहीं है कंपनी के पास देने के लिए, तो इक्विटी शेयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स इसलिए प्राइमरी रिस्क टेकर्स है, लेकिन उनके पास एक बेनिफिट है, इनका कोई डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। जितना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट उतना ज्यादा इनके लिए डिविडेंड। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि जितना ज्यादा इनको कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, उतना ही ज्यादा इनको डिविडेंड मिलता है। दे आर लाइक द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी के ऑनर्स होते हैं। इनका फिक्स्ड एंड परमानेंट कैपिटल पे कहीं ना कहीं हक होता है, इनका फिक्स एसेट्स पे हक होता है। दे हैव द वोटिंग राइट टू चूज द मैनेजर्स, टू चूज द एमडीज। तो बट बिजनेस ऑनर्स के ऊपर ना कोई वो नहीं होता, कोई कंपल्शन नहीं रहती है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई बर्डन नहीं रहता है कि इनको पैसा देना ही देना है एट द टाइम ऑफ लॉसेस या एट द टाइम ऑफ जब कि बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो इक्विटी शेयर्स की सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, इनका बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है। और इक्विटी शेयर्स के बिहाफ पे अगर हम सोचें तो उनको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो दे आर गोइंग टू गेट अ हाई डिविडेंड। तो ये था हमारा इक्विटी शेयर्स के बारे में, और ये मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और शेयर्स कैसे डिवाइडेड होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की।
प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जब हम पैसा इशू, हमें जब पैसा हम रेज करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके, तो हम इनको प्रेफरेंस शेयर्स कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं और उन शेयर्स को, उन प्रेफरेंस शेयर्स को अगर लोग खरीद रहे हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए वो लोग जो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। उनके पास अब क्या होता है ना, इनको डिविडेंड मिलेगा। इनको डिविडेंड कैसे मिलेगा? इनको डिविडेंड ऐसे मिलेगा कि भाई इनसे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जैसे आप मान लो 5%, 6%, तो मतलब जितना मर्जी प्रॉफिट हो हम इनका डिविडेंड ये रेट बढ़ाएंगे या कम नहीं करेंगे। इनका ये फिक्स रेट ही रहेगा जो रेट पहले से ही डिसाइडेड था जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करा था, ठीक है। तो ये एक ना क्रेडिटर्स की तरह होते हैं, बिल्कुल क्रेडिटर्स की तरह होते हैं कि भाई जो अमाउंट, जैसे क्रेडिटर को पेबल होती है ना, कंपनी अमाउंट देना है तो देना ही है, तो इनको भी प्रेफरेंस शेयर्स भी क्रेडिटर्स की तरह होते हैं। उनको भी कंपनी को जो अमाउंट पे करना है वो करना ही है। ये बर्डन होता है कंपनी के ऊपर ना, एक प्रेशर होता है कि इनका अमाउंट वापस देना ही है, बट ये खुद सिक्योर रहते हैं क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, बिल्कुल ही सेफ रहती है इनकी इन्वेस्टमेंट, बट दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट। तो ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। और ये बात करी हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है बिजनेस फाइनेंस को अरेंज करने के लिए या रेज करने के लिए, जो बिजनेस ऑनर्स यूज करता है। अभी हमने लॉन्ग टर्म की तो बात कर ली। लॉन्ग टर्म के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की तो बात कर ली, उसको समझ लिया डिटेल में। अब मीडियम टर्म के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि जो एक तो था हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स, एक था हमारा मीडियम टर्म सोर्स और एक था हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स। जो लॉन्ग टर्म सोर्स था वो अप टू 5 years, मीडियम टर्म above 1 year and less than 5 years, एंड शॉर्ट टर्म less than 1 year। तो मीडियम टर्म के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैंने पिक करे हैं। वन ऑफ देम इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड द सेकंड वन इज कमर्शियल बैंक्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल, पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को बनाता कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करती है इनको टू गिव द फाइनेंशियल एड हेल्प टू द बिजनेसेस। तो ये दोनों गवर्नमेंट्स हेल्प करती हैं उसमें। अब यही दोनों गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को बनाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बिजनेस ऑनर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर द परचेज ऑफ देयर फिक्स्ड एसेट, फॉर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, फॉर पुटिंग इन्वेस्टमेंट। तो इन सब चीजों के लिए उनको लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो अब बिजनेस ऑनर्स को इनसे लोन मिलता है और बिजनेस ऑनर्स की ना ये बहुत ही और अलग अलग मैटर्स में भी हेल्प करते हैं। जैसे दे प्रोवाइड देम फाइनेंशियल, मैनेजरियल, टेक्नोलॉजिकल हेल्प। उनको एक एडवाइजर्स देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, उनको बताते हैं हाउ टू इन्वेस्ट देयर मनी इन देयर बिजनेस, जिस वजह से उनको अच्छा बेनिफिट मिले, उनको अच्छा रिटर्न मिले। उनको मैनेजरियल एडवाइजर्स देते हैं। मैनेजरियल एडवाइजर्स कैसे? हाउ टू प्लान, आपने आगे पहले पढ़ा है ना, प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करनी है, सब उनकी हेल्प करते हैं उसमें, कि ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छा आगे लेके जा सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। कंसिस्टेंसी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और टेक्निकल एडवाइजेस भी उनको देते हैं कि कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकते हैं। तो बेसिकली ना अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज तो करे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बट क्यों करे? क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना था। दे वॉन्ट टू मेक आवर इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ऑब्वियसली आपको तो पता ही है पहले क्या हाल था इंडिया का, और अब कुछ सालों में हमारी इंडिया की इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है, कंपनीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो अगर सब बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ना, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू नीड टू गेट दैट मनी, यू नीड टू गेट दैट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो हेल्प करते हैं, बट ऐसे लोन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता ना। दे नीड टू गेट दैट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ से लोन लेने का, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी
है, प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये होता है। तो बिजनेस ओनर्स को लोन तो दिया जाता है। यहाँ पे ना गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है यार, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सब होगा। तो इसलिए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बिजनेस ऑनर्स के, अब अगर बिजनेस ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोना जाए तो बिजनेस ऑनर्स को पता है दे नीड टू गेट मनी फॉर द लॉन्ग टाइम। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स उनमें उनकी हेल्प करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी वो मिनिमल रखते हैं कि ताकि बिजनेस ऑनर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इंटरेस्ट पे ऑफ करने में, राइट। और वो ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर हम किसी के बिजनेस में लगा रहे हैं तो वहां से अगर ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को पैसा मिलेगा वापस, ऐसा तो है नहीं कि पैसा रुक जाएगा। तो लो कोलेटरल तो ऑब्वियसली कोलेटरल तो इसमें भी जाएगी, कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट वो इनकी रखते हैं कि ताकि उसके अगेंस्ट में ही वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कैसे बिजनेस ओनर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकते हैं, क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि उनको फाइनेंशियल, मैनेजरियल और टेक्निकल हेल्प भी मिल रही है, साथ में उनको नई नई चीज़ों के बारे में एडवाइजेस मिल रही हैं। ऑब्वियसली दे आर गेटिंग अ लोन, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड देम विद लेस इंटरेस्ट और फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये बिजनेस ओनर्स को इसका फायदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स का क्या सीन है? कमर्शियल बैंक्स ना बहुत अलग अलग टाइप में हेल्प करता है इनको पैसे प्रोवाइड करने के लिए। पहला तो है कैश क्रेडिट, दूसरा है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ओवरड्राफ्ट। अब हम बात करते हैं पहले कैश क्रेडिट की। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि आपको कुछ लिमिट तक, कुछ 5 लाख 6 लाख तक आप बैंक से क्रेडिट ले सकते हो, मतलब एक तरह से आप उनसे लोन ले सकते हो। तो ये जो लोन उनको दिया जाता है या जो लोन उनको मिलता है बिजनेस ओनर्स को, ये ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू पुट दैट अमाउंट ऑफ मनी इन देयर बिजनेस। तो उनको एक स्पेसिफिक लिमिट तक कैश क्रेडिट दिया जाता है जिसको वो अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। मगर उनको बिजनेस ओनर्स को साथ ही साथ उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना होता है। इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स को देना होता है, बिजनेस ओनर्स को वो इंटरेस्ट देते हैं। और एक चीज ये है कि किसी अब कैश क्रेडिट ना ज्यादातर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में ही कैश क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस ऑनर्स को। तो कैश क्रेडिट भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है उनके लिए पैसे इकट्ठे करने का या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, अगर आप बात करें बिल्स एक्सचेंज में, हमारा ये टॉपिक है कि क्या होता है ना, जब आपने किसी को कुछ सेल करा है, वो अमाउंट, कुछ भी अमाउंट है, लाइक 30,000 40,000 50,000 आप कह लो, तो वो अमाउंट जो होता है हमें 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स, एक सर्टेन लिमिट के बाद जब वो अमाउंट हमें मिलना होता है, दैट इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज ना, कि आप एक प्रोमिनेंसी नोट्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो। अगर आपने वो सेल करा, मगर आपको सेल का पैसा अब भी 4 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद या 5 मंथ्स बाद आना है, तो मगर अभी आपको तो पता है यार वो 3-4 महीने बाद आएगा, मगर आपको उस 50,000 की जरूरत अब पड़ गई है, तो आप क्या करोगे? तो आप बैंक के पास जाओगे और बैंक आपको कुछ अपनी कमीशन काट के वो पैसा दे देगा। और जो आपका ड्रॉई होगा, लाइक यूर ड्रॉअर ना, इफ यू आर एक्सेप्टिंग कि आप 4-5 महीने बाद पेमेंट लोगे, तो यार ड्रॉअर आप उसको बिल ड्रॉ करके दे रहे हो कि ठीक है मैं 4-5 महीने बाद पैसे ले लूंगा तुमसे। उसके बाद क्या होता है, आपको पैसों की जरूरत अभी पड़ गई, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक क्या करेगा, आपको वो बिल के पैसे कुछ कमीशन कट करके अभी दे देगा कि ठीक है तुम अभी मुझसे पैसे ले जाओ, ये बिल मुझे दे दो। अब बैंक वुड बी कलेक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द पर्सन जिसको आपने सेल करा था। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि अगर आप ए हो, बंदा सामने वाला बी है, आपने ए बी को कुछ सेल करा, उसने आपको 3 महीने का टाइम दिया कि मैं 50,000 तुम्हें 3 महीने बाद दूंगा, तो आपको बीच में जरूरत पड़ गई उस 50,000 की, तो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि यू कैन टेक माई बिल और आप मुझे अभी बिल को डिस्काउंट करके दे दो अपनी कमीशन कट करने के बाद, और फिर आप सीधा
बी से वो पैसा ले लेना। तो दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट्स की। ओवरड्राफ्ट्स क्या होता है ना, कुछ बैंक्स में क्या होता है कि जब आपका बिजनेस हो, आप बिजनेस, आपका करंट अकाउंट है, आप उसकी आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस मेंटेन हो रही हैं, तो बैंक क्या करता है ना, कभी कभी क्या होता है आपके अकाउंट में कोई चेक आया, कुछ आया, मगर आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, बट बैंक हैज दैट ट्रस्ट ऑन यू, या आपका और बैंक का रिलेशन काफी टाइम से चलता आ रहा है, तो उनको फेद है कि आप वो अमाउंट आप क्लियर कर दोगे, तो बैंक ना आपको एक फैसिलिटी देता है, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आप एक्सेस मनी बैंक से ले सकते हो, जब मगर जिसके बदले आपका जो बैंक बैलेंस हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मान लो आपके अकाउंट में 30,000 थे, लेकिन अगर आपको 32,000 की पेमेंट करनी है, तो बैंक आपको ये पेमेंट करने के लिए अलाउ कर देगा, बिकॉज यू हैव दैट गुड रिलेशनशिप विद बैंक। कैसे? आपकी रोज की ट्रांजैक्शन बैंक देख रहा है, आपके करंट अकाउंट की रेगुलर ट्रांजैक्शंस बैंक की नजर में है, तो वो कर देगा, मगर आपका जो बैंक का बैलेंस है वो -2,000 मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। तो बैंक आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है बैंक की तरफ से, अब आपने बैंक के 2,000 रुपए देने हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक, कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये था मीडियम टर्म की बात हमने कर ली। अब मुझे लगता है कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और बिल्कुल ही न्यू फ्रेश वीडियो के साथ हम आपको जल्दी मिलते हैं। उससे पहले प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज स्टडी विद सिमरन। थैंक यू।